हेलो बच्चों, मेरा नाम है फ़रहीन जहां और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फ़िज़िक्स फॉलोवर्स। इस चैनल पे आपको 11th और 12th के फ़िज़िक्स के सारे चैप्टर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप मेरे पहले के यूट्यूब वीडियोस देखिए, उसमें क्लास 11 के मैंने कुछ चैप्टर्स अपलोड किए हैं जिसमें सारी थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स हैं और डेरिवेशंस हैं। आप इजीली मेरे वीडियोस के थ्रू फ़िज़िक्स पे अच्छी कमांड्स कर सकते हैं। बच्चों, फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आप लोगों ने चार्ज पहले ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन कभी भी आपने उसको फिजिक्स के एंगल से नहीं देखा होगा, नहीं सोचा होगा। आपको नहीं पता होगा पहले कि आपको चार्ज के बारे में एक कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? आप कभी कोई सिल्क की साड़ी पहनते हैं, ठीक है। उस सिल्क की साड़ी में जब रबिंग होती है तो आप ये देखते हैं कि उसमें कुछ रबिंग होने पे उसमें कुछ स्पार्क सा फील होता है, कुछ रोशनी आपको दिखती है। तो वो रोशनी जो दिखती है वो चार्ज है। कभी आपने प्लास्टिक चेयर को टच किया, आपको सडनली ऐसा झटका लगता है जैसे आपको करंट लग गया हो। आपने कार के डोर का हैंडल आपने खींचा, तो आपको उसको टच करने पे भी समटाइम्स ऐसा फील होता है, हमेशा ये फील नहीं होता, कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपको उससे एक झटका लगता है, करंट सा लगता है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या सच में यहाँ पे करंट था, मेरे हाथ को झटका क्यों लगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये चार्ज के हैं। अच्छा, चार्ज प्रोड्यूस कहाँ से होता है? जब भी दो बॉडीज़ आपस में रब करती हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। सारी बॉडीज़ नहीं, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पेसिफिक बॉडीज़ ऐसी हैं जिनको आप आपस में रब करोगे तो आपको चार्ज फील होगा या करंट फील होगा। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में ऐसे ले सकते हैं। आप कागज़ लें, पेपर, नॉर्मल पेपर, कॉपी का पेज कोई फाड़ लें, उसकी पतली पतली सी स्ट्रिप फाड़ें, उस स्ट्रिप को आप प्रेस करें, लाइट प्रेस जो घर में यूज़ होती है कपड़ों पे प्रेस करने के लिए। फिर वो जो पेपर के पार्टिकल्स हैं, जो स्ट्रिप्स आपने कट की हैं और उनको आयरन की है, उसको आप अपने टीवी के पास लेके जाएं, या आप अपने घर में जो पीसी है उसके मॉनिटर के पास लेके जाएं। तो वो पार्टिकल्स उस स्क्रीन पे चिपकने लगते हैं। चिपकने क्यों लगते हैं? लेकिन वो जो फिनोमेना होता है वो कुछ देर के लिए होता है, कुछ सेकंड्स के बाद उसकी वो स्टिकिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चिपकने क्यों लगते हैं? मतलब पेपर की सरफेस के बीच और टीवी या मॉनिटर जो है या लैपटॉप जो है उसकी स्क्रीन के बीच कुछ अट्रैक्शन हुआ तो वो चिपकने लग गए। लेकिन वो अट्रैक्शन जो है कुछ सेकंड्स के लिए रहता है, उसके बाद वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है और पेपर अपने आप गिर जाते हैं। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में करके देख सकते हैं। आप अपने ड्राई हेयर, बालों में तेल नहीं लगा होना चाहिए, आपके बाल ड्राई होने चाहिए, वॉश्ड होने चाहिए। उसमें आप प्लास्टिक का कोम करें 2-3 बार, पेपर के छोटे 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 पार्टिकल्स आप फाड़ें। ठीक है, उन पार्टिकल्स को उस कोम के नज़दीक लेके आएँ एंड मेक श्योर जो कोम है आपकी, जो कंघा है आपका, वो प्लास्टिक का होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप उस पेपर के पार्टिकल्स को कोम के नज़दीक लेके आओगे तो दोज पार्टिकल्स गेट अट्रैक्टेड टू द कोम, वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये फिनोमेना भी जो होता है वो कुछ सेकंड्स का होता है। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल्स जो है, जो पेपर के पार्टिकल्स हैं, जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो गिर जाते हैं, कागज़ उस पे से, कोम पे से हट जाते हैं। ठीक है, अब आप फिर से ट्राई करोगे तो वो फिर से पेपर अट्रैक्ट नहीं होगा टुवर्ड्स द कोम, आपको दोबारा से कोम अपने बालों में करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये सारा फिनोमेना जो होता है ये सब किस लिए हो रहा है? अट्रैक्शन किस लिए हो रहा है? चार्ज की वजह से। मतलब जब कोम आप अपने बालों में करते हो तो आपके बाल में और कोम में रबिंग की वजह से एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, वन इज़ पॉजिटिव, सेकेंड वन इज़ नेगेटिव। मतलब चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू पे पॉजिटिव साइन भी हो सकता है और नेगेटिव साइन भी हो सकता है। इस पॉजिटिव नेगेटिव साइन को हम कहते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई हम ग्लास रॉड लेते हैं। ठीक है, इस ग्लास रॉड को हमने सिल्क के कपड़े से रब किया। ठीक है, इसके चारों तरफ हमने यहाँ कोई सिल्क का कपड़ा लगाया, ऐसे रोल किया हमने सिल्क के कपड़े को, और उसमें हमने उसको ग्लास रॉड को रब कराया।
ग्लास रॉड रब होने के बाद एक और ग्लास रॉड लेते हैं, उसको भी हम सिल्क के कपड़े से रबिंग कराते हैं। तो हम ये देखते हैं जब दोनों ग्लास रॉड को नज़दीक लेके आते हैं, मान लीजिए कि ये ग्लास रॉड है और एक ये ग्लास रॉड है, इसको भी मैंने किसी सिल्क के कपड़े से रब कराया, इसको भी मैंने किसी सिल्क के कपड़े से रबिंग कराई। रबिंग का मतलब ये है कि ऐसे आप घिस दो, ऐसे घिस दो, ठीक है। तो जब दोनों रॉड्स को आप नज़दीक लेके आते हो तो ये रॉड जो हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लग जाती हैं। रिपेल क्यों करने लग जाती हैं? अच्छा, चार्ज का नेचर क्या होता है, जब आप दो सेम चार्जेस को, मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को नज़दीक लेके आते हो तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। या आप नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को नज़दीक लेके आओगे तब भी ये रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नज़दीक लेके आओगे तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब आप दोनों रॉड्स को नज़दीक लेके आओगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक दूसरे को रिपेल करने का मतलब ये है कि इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ और इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ, दोनों का नेचर सेम है, तभी तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर इन दोनों पे जो चार्जेस डेवलप हुए हैं उनका नेचर एक का पॉजिटिव अगर होता, दूसरे का नेगेटिव अगर होता, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट आप किसी प्लास्टिक की रॉड पे भी कर सकते हो। आप प्लास्टिक की रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब कराओ, एक और रॉड लो उसको भी रब कराओ, दोनों प्लास्टिक रॉड्स को नज़दीक लेके आओगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल इसीलिए करेंगे क्योंकि दोनों पे जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो सेम नेचर का है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद इनका ये रिपल्शन ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज को हम कहीं एक जगह पकड़ के नहीं रख सकते, चार्ज हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता रहता है, ठीक है। और चार्ज का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब चार्जेस की क्वालिटी क्या क्या होती है? चार्ज की हम मेनली 3 क्वालिटी पढ़ते हैं। चार्ज तो पता चल गया, चार्ज इज क्यू, ठीक है। अब 1 इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, हमारा क्यू चार्ज हो गया, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, मतलब हम चार्ज को ई इज द, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ये n मल्टीपल से होता है। तो ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दूसरा होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज का जो नेचर होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब इसका मतलब ये है कि हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू, अगर किसी सिस्टम में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये जो टोटल सम होगा इस सिस्टम पे, जो टोटल चार्ज होगा वो सारे चार्जेस का सम होगा। इस सम में हम जो लेंगे वो चार्जेस के साइन भी कंसीडर करेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। लेट अस कंसीडर Q1 की वैल्यू थी Q, और Q2 की वैल्यू है -Q2, और Q3 की वैल्यू है -3Q प्लस एंड सो ऑन। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा इस पर, इनको सॉल्व कर लो। 5Q माइनस 1Q, तो ये हो जाएगा 4Q। Q डैश इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। का मतलब क्या है कि ये Q जो है ये इस E का, E क्या है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसका ये n मल्टीपल होता है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 15, 16 कुछ भी हो सकती है। मतलब इसको हम क्वांटिटी में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है कि किसी सिस्टम पे जो नेट चार्ज है वो सारे चार्जेस का सम होता है। चार्जेस का सम जब लेंगे तो हम साइन को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब 2 प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, थर्ड क्या है, चार्जेस इज कंजर्व्ड। आपने शायद पहले 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब किसी भी सिस्टम में की जो टोटल एनर्जी होती है वो एनर्जी कंजर्व रहती है। हम ना उस एनर्जी को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं,
ना हम उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब सीमित रहती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। तो ये हमारा कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग ये होता है कि अगर ये लेट अस कंसीडर दिस बॉक्स इज आइसोलेटेड, तो इसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये इससे आइसोलेटेड है। तो किसी भी सिस्टम में जो, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो चार्ज कंजर्व रहता है। ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम चार्ज को एक सिस्टम से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कि चार्जेस इज कंजर्व्ड या चार्जेस आर कंजर्व्ड ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो चार्जेस की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये कंजर्व रहते हैं, दूसरा एडिटिविटी, थर्ड वन इज़ क्वांटाइजेशन, मतलब इसकी क्वांटिटी में, इसको हम क्वांटिटी में ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी में ही एक टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं बच्चों? जितने भी हमारे पास मटेरियल्स होते हैं या जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें से कुछ सब्सटेंसेस तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि हम उससे ना तो हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब उससे पास थ्रू नहीं कर सकते। जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक कंडक्टर में आता है या इंसुलेटर में आता है? प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, मेटल। मेटल क्या होता है? कंडक्टर है या इंसुलेटर है? देखो, ये आता है हमारा इंसुलेटर वाली कैटेगरी में। तभी हमारे वायर पे, जो हम हमेशा घरों में वायर्स यूज़ करते हैं, उस पर हमेशा प्लास्टिक की कोटिंग होती है। क्यों होती है प्लास्टिक की कोटिंग? क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। अगर प्लास्टिक की कोटिंग उसमें नहीं करेंगे, वायर्स को, जो कॉपर वायर्स होती हैं उसको हम ऐसे ही नेकेड छोड़ देंगे, तो क्या होगा? एक वायर से दूसरी वायर टच करेगी और उसमें स्पार्क हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम जो है कॉपर वायर्स को प्लास्टिक से कोटेड करके रखते हैं। या हम ब्लैक टेप क्यों लगाते हैं? जब भी किसी वायर, 2 वायर्स को हम जोड़ते हैं, उन दोनों वायर्स पे हम हमेशा ब्लैक टेप लगा देते हैं, क्योंकि ब्लैक टेप जो है इंसुलेटर का काम करता है उस पर, ताकि वो जो कटिंग वायर है, अगर कोई एक्सीडेंटली उसको टच कर दे कोई भी इंसान, तो उसको करंट ना लगे, या अगर वो वायर किसी दूसरी वायर से टकराए तो शॉर्ट सर्किट ना हो। इसलिए हम हमेशा उसे ब्लैक टेप लगाते हैं, वो एज एन इंसुलेटर काम करता है। मेटल्स क्या होती है? ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अच्छा, ये भी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। जो मटेरियल्स कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो डेफिनेटली कंडक्टर होंगे हीट के। और जो मटेरियल्स इंसुलेटर होते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, वो डेफिनेटली हीट के लिए भी एज एन इंसुलेटर काम करते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करेगा कि वो मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर? ठीक है, किसी भी मटेरियल में, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल, नॉन मेटल, सब जो है हमारे 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो हमारी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जिनकी किसी से बैलेंसिंग नहीं होती। ठीक है, तो जो भी किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिसाइड करता है कि हमारा मटेरियल कितना कंडक्टर है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर जो मेटल मानी जाती है वो है हमारी गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। लेकिन गोल्ड हम क्यों मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं, वायर्स में क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि गोल्ड बहुत कॉस्टली है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सिल्वर भी कॉस्टली है, सिल्वर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है कॉपर। ठीक है, कॉपर के बाद कंडक्टिविटी में आता है एल्यूमिनियम। इसीलिए जो घरों में फ़ैन यूज़ होते हैं, उनकी वायरिंग, अगर जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग अगर कॉपर की है तो कॉपर की लाइफ ज़्यादा होती है, कॉपर ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन कॉस्टली होता है। तो इसीलिए में क्या होता है कि वाइंडिंग जो है समटाइम्स एल्यूमिनियम की भी यूज़ कर लेते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया कंडक्टर का और इंसुलेटर का। इसकी सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, या फिर एग्जाम्पल आ सकता है वुड इज़ अ गुड इंसुलेटर। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी वुड को गीला कर दोगे, कोई भी उसकी वुडन आप रॉड ले लो, कोई प्लास्टिक का डंडा, लकड़ी का डंडा ले लो, अगर उसको हम गीला कर देंगे तो उससे क्या होगा? वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप किसी वुड को या प्लास्टिक को गीला कर लेते हैं, उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, तो उसके अंदर जो है करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, वो एज ए कंडक्टर काम करने लगता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बच्चों अब है यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, समटाइम्स ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं या अलग अलग हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशनशिप है। पहले ये समझा जाता था, जब तक साइंटिस्ट ने ये टेक्निक्स डेवलप नहीं कर ली, तब तक ये थियोरी समझी जाती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है, मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है, इनका दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। ये क्लियर कब हुआ? जब नीडल होती है। बच्चों आपने कंपास देखा होगा, कंपास में नीडल लगी होती है, वो नॉर्थ और साउथ पोल डिफाइन करता है। ठीक है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? डायरेक्शंस को डिफाइन करने के लिए। जब हमारे पास डायरेक्शन डिटेक्ट करने का कोई मेथड नहीं होता, तब हम कंपास यूज़ करते हैं। फिजिक्स लैब में भी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में कंपास यूज़ किया होगा डायरेक्शंस को डिफाइन करने के लिए, नॉर्थ और साउथ पोल को डिफाइन करने के लिए। तो जब इस नीडल के पास एक कंडक्टिंग वायर लेके जाई जाती है और उस वायर से करंट फ्लो होता है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इसको करंट इस वायर से करंट फ्लो अगर कराया जा रहा है, या कोई कंडक्टिंग वायर इसके पास में लेके आई जा रही है, तो ये नीडल जो है अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल इसका ये भी होता है कि अगर हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसमें भी वही कंसेप्ट लगता है। ये एक मैग्नेट हो गई नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक और मैग्नेट हम इसके पास ले आए, इसका हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। अगर इसके दोनों पोल्स सेम पोल्स, मतलब साउथ पोल और साउथ पोल को अगर हम नज़दीक लेके आते हैं, तो ये मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे साउथ पोल होगा, तो ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वही रूल लगता है जो चार्ज के लिए लगता है कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट साइन चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वही कंसेप्ट मैग्नेट्स में लगता है कि नॉर्थ साउथ पोल होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ होंगे या साउथ साउथ होंगे तो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या था? मैग्नेटिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करा रहे थे, तो ये इसको अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल ये है कि अगर कोई दो मैग्नेट्स हैं, रोटेटिंग मैग्नेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उन रोटेटिंग मैग्नेट्स के पास कोई कंडक्टिंग कॉइल लेके जाते हैं, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब जहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ से करंट पास कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे भी उसको इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब हम इन मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिसिटी को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, ये इंडिपेंडेंट है। तो जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे, वहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी अपने आप करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों इंटरडिपेंडेंट है। एक टर्म इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक वर्ड का मतलब हो गया स्टेशनरी। ठीक है, तो जहाँ इन दोनों की स्टडी कंबाइनली की जाएगी, उस साइंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज के टाइम में सबके किचन में ऑलमोस्ट इंडक्शन होता है, इंडक्शन चूल्हा होता है। ठीक है, उसमें यही टेक्निक यूज़ होती है। इंडक्शन वर्ड का मतलब क्या है, हमें अब ये समझना है कि इंडक्शन क्या है। हम करंट को इंड्यूस कराते हैं या हम चार्ज को इंड्यूस कराते हैं किसी और चार्ज पार्टिकल की हेल्प से। इसका एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो मेटालिक स्फेयर्स हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज स्फेयर ए, ठीक है, एंड दिस इज स्फेयर बी। ठीक, ये दोनों क्या है? मेटल स्फेयर्स, मतलब मेटेलिक बॉल है। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इनको जिस स्टैंड पे लगाया गया है, ये दोनों स्टैंड क्या है? ये दोनों स्टैंड है इंसुलेटर्स। दो स्फेयर्स को हम इस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। ठीक है,
अब हम इन दोनों स्फेयर को नज़दीक लेके आते हैं, स्फेयर ए और स्फेयर बी, टच नहीं कराते हैं, थोड़ा सा गैप होगा, ठीक है। ये हो गया स्फेयर बी, और यहाँ पे हम एक चार्ज रॉड लेके आते हैं। ये हमारे पास दिस इज सम रॉड, और मान लिया कि ये रॉड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो हम जब इस चार्ज को इन मेटालिक स्फीयर्स के पास लेके आते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता है इसकी वजह से। मतलब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। अब जब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हुआ तो ये इस पे क्या इफेक्ट डालेगा कि इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक। हमने इसको चार्ज किया था, इन्हें चार्ज नहीं किया था, लेकिन इन स्फीयर्स के पास जब हम चार्ज बॉडी लेके आए थे तो ये विद बाय द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन इसमें भी चार्ज इंड्यूस हो गया और इसमें भी चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों स्फीयर्स को थोड़ी सी दूर लेके जाएंगे और चार्ज बॉडी को यहीं रखेंगे, ठीक है। मतलब हमने स्फीयर ए ये हो गया, स्फीयर बी ये हो गया, थोड़ा सा हमने इनके बीच में गैप कर दिया और चार्जिंग रॉड हमारी यहीं है अभी भी, जो ये चार्ज पॉजिटिव रॉड थी, ठीक है। तो इसको रखने के बाद भी क्या होगा, इसमें अभी भी करंट हमारे पास चार्ज इंड्यूस है। ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज, थोड़ा सा हमने इसमें गैप कर दिया। ये हमारा वही है इंसुलेटिंग स्ट्रैंड है। अब एक कंडीशन ये आएगी कि हम इस चार्ज रॉड को यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है। कुछ सेकेंड्स के बाद हमने मतलब चार्ज इंड्यूस कर दिए ए और बी रॉड में, उसके बाद हमने इस रॉड को यहाँ से हटा लिया। इस रॉड को हटाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हो गया स्फीयर ए और ये हो गया स्फीयर बी। इनको हटाने से ये फ़र्क पड़ेगा कि ए और बी जो ये हमारे स्फीयर्स हैं, इसमें जो चार्ज आया था नेगेटिव और इसमें जो चार्ज आया था पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज ऑल ओवर द बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और स्फीयर बी में पॉजिटिव चार्ज ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें भी चार्ज इंड्यूस हो गया और इसमें भी चार्ज इंड्यूस हो गया, और दोनों में ऑपोजिट पोलराइजेशन का मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है और इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्यों है, हमने डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं किया, अगर डायरेक्ट कनेक्ट करते तो उस कनेक्शन की वजह से होता, हमने डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया, हम सिर्फ उसके नज़दीक लेके आए हैं तो उससे इसमें चार्ज इंड्यूस हो गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि हमने इसमें चार्ज इंड्यूस कर लिया है, ठीक है। आइए बच्चों अब देखते हैं हम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, ठीक है। कूलम्स लॉ डिफाइन करता है, दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, लेट अस से Q1 एंड Q2। इन दोनों पॉइंट के बीच जो फोर्स एक्ट कर रही है, कूलम्स लॉ उस फोर्स को डिफाइन करता है। आइए समझते हैं। मतलब इन दो पॉइंट्स चार्जेस के बीच जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ठीक है। मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देम, मतलब Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के इनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनके बीच में डिस्टेंस है r तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। दो कंडीशन है, वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस एंड सेकेंड वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब मैंने इनिशियली बोला था कि Q1 और Q2 जो है वो दो हमारे पास यूनिट चार्ज हैं। यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है, यूनिट चार्ज का मतलब ये होता है जो चार्जेस का साइज़ है, Q1 और Q2 का जो साइज़ है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये साइज़ बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसको हम यूनिट चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर प्रोडक्ट, Q1 Q2 को प्रोडक्ट के बराबर प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। अब इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं।
इन दोनों इक्वेशंस को साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, f इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है कांस्टेंट। ठीक है, जब भी हम किसी भी फॉर्मूले में प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूनिट कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट याद कर लो, याद नहीं करनी है तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन इज इक्वल टू 1/4πε0। Q1 की यूनिट कूलम, Q2 की यूनिट कूलम अपॉन रेडियस हो गई मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद करनी है। ठीक है, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा समवेयर है Q2। हम इसको एक रेफरेंस पॉइंट O से डिस्टेंस पे कंसीडर कर रहे हैं। इसकी डिस्टेंस है यहाँ से R1, इसकी डिस्टेंस है यहाँ से R2। ठीक है, तो Q1 पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू द चार्ज 2 हम कंसीडर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और उसका नाम है F12। ठीक है, और इस वाले चार्ज पे एक्ट कर रहा है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फाइन, और इनको अगर मिला देंगे तो यहाँ क्या आएगा, वेक्टर R12। ठीक है, तो हमारे पास जो नेट फोर्स एक्ट करेगा F12 वो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर। ठीक है, जब हम फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर F21 फाइंड आउट करना है, F21 का मतलब क्या है, सेकेंड चार्ज की वजह, सेकेंड चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू चार्ज 1 वो हो जाता है F21। F21 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, और अगर इन दोनों के हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 और F12 इज इक्वल टू माइनस F21। सिर्फ ये साइन क्या डिफाइन कर रहा है, ये साइन डिफाइन कर रहा है डायरेक्शन। और R12 क्या है, R12 या 21 हमारा है यूनिट वेक्टर। ठीक है, इतना टॉपिक समझिए इस पार्ट में। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।